नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का विषय है रीजनिंग, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं और इस तर्क शक्ति के तहत आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न ना आता हो। तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम कैलेंडर से संबंधित जितने भी उसकी अवधारणाएं हैं उसको सीखेंगे और इस पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं वो ध्यान से देखा जाए तो उसमें कई तरीके के वर्ष दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, जो वर्ष होते हैं कैलेंडर में वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ष होता है आपका सामान्य वर्ष, और एक होता है उसी में आपका सामान्य शताब्दी वर्ष। और दूसरा जो एक वर्ष होता है आपका लीप वर्ष, और लीप वर्ष को हम अधिवर्ष हिंदी में कहते हैं। और एक होता है आपका लीप शताब्दी वर्ष। देखिए, जो सामान्य वर्ष होते हैं, जैसे कि ऐसे वर्ष जिनमें 365 दिन होते हैं उन्हें हम सामान्य वर्ष कहते हैं, और वे वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उन्हें हम लीप वर्ष कहते हैं। तो ये जो लीप वर्ष होते हैं और सामान्य वर्ष होते हैं, इनको देखा जाए तो हर एक 4 वर्ष के बाद आपका लीप वर्ष आता है। और शताब्दी की बात करेंगे जब हम, तो हर 400 के बाद आपका एक शताब्दी वर्ष आता है, वो भी कौन सा? लीप शताब्दी वर्ष। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर में जो सामान्य वर्ष होता है हर 4 वर्ष पे आता है। इसलिए हम अगर किसी सामान्य वर्ष को ये गिनना चाहते हैं कि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो ये याद रखते हैं कि जैसे कि सन 1, सन 2, सन 3 और सन 4, तो ये सामान्य वर्ष है। लेकिन जो चौथा वर्ष होगा ये आपका होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो ये जो लीप वर्ष है इनमें होंगे 365 दिन और इस लीप वर्ष में होंगे 366 दिन। तो आइए इसी को देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कोई भी वर्ष को कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो अगर हम लीप वर्ष में या कोई भी वर्ष हो उसमें यदि हम 4 से भाग दें, और यदि हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग नहीं जाती है तो उसे हम सामान्य वर्ष कहेंगे। और यदि 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग चली जाए तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। जैसे कि कोई भी वर्ष है, जैसे है आपके पास 2020। अब इसे देखना है कि सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप सीधे इसमें भाग दीजिए किसकी? 4 की। 4 से जब भाग देंगे तो 4 बचे होगा आपका 20, और 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगी, 0 वाले जाएंगे 2 और फिर 0 उतरेगा, 4 बचे 20, पूरी भाग चली गई। तो यह जो वर्ष है वह है आपका लीप वर्ष। ऐसे कोई वर्ष देखिए 2013 भाग देते हैं हम लोग, खोजना है कौन सा वर्ष है कि लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 बचे 20, 1 उतरेगा, 1 3 उतरेगा, 4 तिहाई 12, पूरी भाग नहीं गई। यह आपका कैसा वर्ष है? तो यह है आपका सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है उसके लिए हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देते हैं नहीं जाती है तो वो है सामान्य वर्ष, और यदि भाग चली जाती है तो वो है आपका लीप वर्ष।
अब आती है कि कौन सामान्य शताब्दी वर्ष होगा और कौन लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो यहां पे देखिए कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो हर 100 वर्ष के बाद आते हैं। तो 100 वर्ष के बाद आते हैं, तो इसका मतलब कि यहां पे आप देख रहे हो कि 2 शून्य दिखाई दे रहा है। तो कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष तभी होगा जब उसके अंत में 2 शून्य का मतलब कि 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे करते हुए जाएंगे तो शताब्दी वर्ष आएंगे। लेकिन अब बात आती है कि कोई भी वर्ष है तो कौन शताब्दी वर्ष होगा। इसके लिए तो आपने देख लिया कि 2 शून्य होना चाहिए, लेकिन कौन सामान्य शताब्दी वर्ष है और कौन लीप शताब्दी वर्ष है। तो हम जानते हैं कि हर 400 के बाद आ रहा है आपका लीप वर्ष, इसलिए हम सामान्य वर्ष कोई अगर है और इस सामान्य वर्ष में हम भाग देते हैं 400 से, तो 400 से भाग देंगे और भाग नहीं जाती है तो वो होगी सामान्य शताब्दी वर्ष। और यदि कोई भी वर्ष है और उसमें हम 400 से भाग देते हैं और भाग चली जाती है तो उसे हम कहेंगे लीप शताब्दी वर्ष। जैसे कोई भी वर्ष को देखा जाए, जैसे 100 को लीजिए, सन 100, इसे देखना हो कि यह शताब्दी हो गया, शून्य है, 2 शून्य है लास्ट में, तो हाँ शताब्दी वर्ष है। लेकिन यह लीप है कि सामान्य है, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसमें भाग देंगे किसकी, 400 की। तो हमने दिया, क्या भाग जाएगी पूरी पूरी, भाग नहीं जा रही है। जब भाग नहीं जा रही है तो इसका मतलब कि जो सन 100 है जो कि शताब्दी वर्ष है वह एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। ठीक इसी तरीके से आइए और वर्ष को देखते हैं। जैसे 1912, सॉरी ये शताब्दी वर्ष है नहीं, सन 1900 की बात करते हैं। क्या यह लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है कि सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो चूंकि 2 शून्य है, शताब्दी है, इसलिए हम इसमें भाग देंगे 400 की। इससे ये कैंसिल हो गया। 4 की भाग जब 19 में देंगे तो 19 में भाग देते हैं तो 4 3 4 चौका 16, 4 25, 4 चौका आपका हो गया 16, यहाँ पर उतर जाएगा 3। पूरी पूरी भाग नहीं गई, पूरी पूरी भाग नहीं गई, इसलिए सन 1900 जो है वो है आपका सामान्य शताब्दी वर्ष। आइए देख लेते हैं सन 2000 लीप है कि शताब्दी है या सामान्य है। तो चूंकि 2 शून्य है इसलिए हम 400 से भाग देंगे, चूंकि शताब्दी हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 4 5 20, पूरी पूरी भाग चली गई। यह आपका लीप शताब्दी वर्ष हुआ। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से लीप वर्ष हैं और कौन शताब्दी वर्ष हैं, कौन सामान्य है और कौन लीप है, इसको हमने देखा। अब आते हैं इसके आगे कि जो भी वर्ष है सामान्य वर्ष या सामान्य शताब्दी वर्ष, इसमें जो कुल दिन होंगे, तो जो कुल दिनों की संख्या होती है वो होती है 365 दिन। तो कुल 365 दिन होंगे किसमें, सामान्य वर्ष में। लेकिन जब लीप वर्ष की बात आती है तो इसमें होते हैं कुल 366 दिन। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और इसके बाद जो आपके पास अगला जो वर्ष है या अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि कुल 365 दिन होते हैं, तो इस कुल 365 दिन वाला जो कि सामान्य वर्ष है, इसमें एक खास बात होती है कि जो फरवरी है, फरवरी होती है 28 दिन की। लेकिन जब हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो इस लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो होती है 29 दिन की, फरवरी 29 दिन की। कब, लीप वर्ष में। और ये पॉइंट जो बताया जा रहा है आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, और याद भी करिएगा, क्योंकि आगे जब इस पे हम लोग प्रश्नों को करेंगे तो ये सब चीजें हमारे सामने आएंगी। तो उस समय हम लोगों का दिमाग बहुत तेजी से इन सब चीजों को पकड़ना चाहिए, तभी हम उन सवालों को बहुत तेजी से लगा सकते हैं। अब देखिए कि जो बात है इसमें सामान्य वर्ष में या सामान्य शताब्दी वर्ष में, तो सामान्य वर्ष या सामान्य शताब्दी वर्ष में एक खास बात और होती है कि इस वर्ष का पहला दिन
व वर्ष का अंतिम दिन समान होता है। ये बिंदु याद रखिए। वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन समान होता है, यानी कि अगर हम देखें कि वर्ष का पहला दिन अगर हो गया है सोमवार, तो वर्ष का अंतिम दिन भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा। अर्थात कि वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी है आपका, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो अंतिम यानी कि 31 दिसंबर को भी आपका सोमवार ही होगा। अर्थात सामान्य वर्ष या सामान्य शताब्दी वर्ष की एक खास बात होगी कि वर्ष का पहला दिन और उसका अंतिम दिन दोनों समान होंगे। अब आते हैं हम लोग लीप वर्ष पे। तो जो लीप वर्ष होगा या लीप शताब्दी वर्ष होगा, इसमें एक खास बात यह होगी कि इसके वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या होते हैं? असमान होते हैं। असमान होने का अर्थ है कि एक दिन आगे को देखिए कैसे कि अगर वर्ष का पहला दिन यानी कि अगर हो गया है वर्ष का पहला दिन सोमवार अर्थात 1 जनवरी मान लीजिए, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो कन्फर्म है कि जो वर्ष का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर जो होगा, उस 31 दिसंबर को इससे एक दिन आगे, देखिए वर्ष का अंतिम दिन असमान होगा लेकिन कैसा? एक दिन आगे होगा, एक दिन आगे, यानी सोमवार है तो 31 दिसंबर को होगा आपका मंगलवार। इस पॉइंट को याद रखिए। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो एक कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में मुख्य रूप से दो जो वर्ष हैं, एक है सामान्य वर्ष और एक है आपका लीप वर्ष। जो सामान्य वर्ष है उसमें हम चेक करना है तो 4 से भाग देंगे और शताब्दी है तो 400 से, और अगर लीप वर्ष है तो सामान्य लीप वर्ष यानी कि जिसमें शताब्दी नहीं है जो, उसमें 4 से भाग देंगे और शताब्दी है तो 400 से। सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। फरवरी जो होती है 28 की होती है सामान्य वर्ष में, और सामान्य वर्ष में एक खास बात होती है कि वर्ष का पहला दिन और वह वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होता है। अगर पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, और यदि लीप वर्ष है तो उसमें फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? असमान होते हैं, यानी कि एक दिन आगे सोमवार है अगर 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग अब सीखते हैं जो महीने होते हैं। महीनों का अर्थ यह है कि हर वर्ष में जो महीने हैं उसमें जो दिनों की संख्या होती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनमें जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि महीनों में दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करें, इसके लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं जो कि सामान्य तौर पर किया जाता है, वो है आपकी मुट्ठी विधि, जिसको कि हम कहते हैं मुट्ठी विधि। अच्छा, मुट्ठी विधि में क्या है कि आपकी जो मुट्ठी है ऊपर का हिस्सा, इसमें एक ऊपर उठा हुआ भाग है और धसा हुआ भाग है। तो जो उठा भाग और एक आपका धसा भाग, तो उठे हुए भाग में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 31 दिन, और जो धसा हुआ भाग होता है इसमें जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 30 दिन। अर्थात
कभी भी कोई पूछे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनमें कितने दिन होते हैं महीनों में, तो जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ऐसे पढ़ेंगे तो जो ऊपर हिस्सा आएगा, यहाँ शुरू करेंगे, जो ऊपर आएगा उसे में जो दिनों की संख्या होगी वो 31 होगी, और जो धसा हुआ होगा उसमें दिनों की संख्या 30 होगी। एक अपवाद यहाँ पे होगा जो आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि अपवाद ये है कि जो फरवरी है, फरवरी में एक खास बात है कि अगर फरवरी आता है और वह अगर सामान्य वर्ष में पड़ता है, सामान्य वर्ष में, तो इसमें जो दिनों की संख्या होगी वो होगी 28 दिन, 28 दिन। और यदि वह पड़ता है लीप वर्ष तो उसमें दिनों की संख्या जो होगी वो होगी 29 दिन। तो सामान्य तौर पर जब भी हम रीजनिंग का काम ये करने जाएंगे आगे, तो उसमें हमें ये समझ लेना है कि जो दिनों की संख्या बार बार हमको जब सवाल लगाएंगे तो बार बार महीनों में दिनों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे तुरंत हम अब इस विधि का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि किसमें 31 दिन होंगे और किसमें 30 दिन होंगे। 31 और 30 दिन में एक बात बहुत ध्यान से देनी है कि वो है आपका फरवरी, कि अगर कोई सामान्य वर्ष होगा तो वो नीचे होगा, फिर भी उसमें हम 28 दिन बताएंगे, और नीचे होगा और अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें हम 29 दिन बताएंगे, और बाकी सब के साथ वो सही सेट है। तो आइए इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में जब हम सवाल को लगाने जाएंगे तर्क शक्ति को, तो उसमें एक दिनों के चक्र की बात की जाती है। तो जो दिनों का चक्र है उसका क्या सिस्टम है, तो हम दिनों के चक्र, और जब चक्र पूरा हो जाता है तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है, दिनों के चक्र एवं विषम दिन आते हैं। विषम दिन की अवधारणा को समझते हैं। किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में जो दिनों की बात की जाती है वो शुरुआत अगर हम कहें कि सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, इस तरीके से जब दिनों को हम पढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास कि जो दिन है, या ये कहें कि दिनों को हम सप्ताह में बांटते हैं, और सप्ताह होता है आपका 7 दिन का। तो ये जो सप्ताह है 7 दिन का, तो 7 दिन के बाद फिर वही दिन आ जाते हैं, वही दिन आ जाते हैं। अर्थात कि अगर हम देखें 2 3 4 5 6 और आपका ये 7, जैसे मानिए यहाँ पे है सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये है आपका रविवार। तो अगर हम सोमवार से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 दिन के बाद फिर वही दिन आ गया। बुधवार से शुरू करें, बुध से 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे हम दिनों की बात करते हैं तो एक दिन जहां से हम शुरुआत करेंगे उसके 7 दिन के बाद फिर वही दिन पुनः आ जाता है। तो इसी को कहते हैं दिनों का चक्र। तो इन दिनों के चक्र के बाद अगर चक्र पूरा हो जाता है तो वो एक चक्र तो हो गया, तो एक सप्ताह हुआ। लेकिन अगर चक्र पूरा नहीं होता है तो जिस दिनों में चक्र पूरा नहीं होता है उसमें हम विषम दिन ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुल दिन दिया गया है, कुल दिन दिया गया है 12, कुल दिन कितना है 12 दिन। तो पूछा जाएगा कि इसमें कितने चक्र होंगे, तो आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन का एक चक्र होता है, तो 12 है तो 7 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि इसमें केवल एक चक्र पूरा होगा, चाहे जहां से ले, मंगल से ले, बुध से ले, रवि से ले, शुक्र से ले, कहीं से लेंगे तो वह एक ही चक्र पूरा होगा। इसके लिए अब देखिए विधि, कैसे चक्र बताएं कि कितने चक्र हो रहे हैं। तो हमारे पास 7 दिन का होता है, तो इस 12 में भाग दे देंगे 7 की, तो 7 की भाग देंगे तो 7 एकम 7,
शेष बच गया 5। जो 5 दिन है उनका चक्र पूरा नहीं हो रहा है, तो वह जो 5 दिन होता है यही हम लोगों का कहलाता है विषम दिन। तो अब कोई पूछे कि विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो कुल दिनों की संख्या में यदि हम 7 से भाग देते हैं तो अगर शेष जो बचेगा वही हमारा होगा विषम दिन। जैसे हमारे पास दिनों की संख्या है 31। अब 31 दिन है तो उसमें खोजना है कि कितने विषम दिन होंगे, तो हम भाग देंगे किससे? 7 से। तो 7 का टेबल पढ़ते हैं, जैसे हम लोग भाग देते हैं वैसे देखा जाए। 31 है तो 7, 7 तरीके के 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 चौक 28। अब देखिए 11 में से 8 गया 3, शेष बच गया आपका 3। तो 31 दिन जिसमें है उसमें हमने 7 से भाग दिया, दिन आया शेष, यही जो 3 है ये है आपका विषम दिन। आगे देखते हैं, इसी बात को समझते हैं कि अगर पूछा जाए कुल दिन, जैसे जनवरी आपके पास है जनवरी, तो पूछा जाए कि जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि जनवरी ऊपर आता है और इसमें दिनों की संख्या है 31। तो जब अभी भी आपने देखा कि 31 दिन है तो 31 में हमने 7 से भाग दिया, शेष हुआ 3, इसमें विषम दिन है 3। लेकिन आइए मार्च में देखिए, मार्च में भी 31 दिन, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल का महीना ले लीजिए, 30 दिन होते हैं। इसमें कितने विषम दिन होंगे? भाग देंगे 7 की, तो 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगी, शेष बचेगा 2 ही इसमें होंगे विषम दिन। सभी लोग समझ गए होंगे। जैसे फरवरी कभी 28 की होती है और कभी 29 की। तो कब फरवरी 28 की है, तो जैसे देखिए जब सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी उस समय होगी 28 की, और अगर लीप वर्ष है तो उस समय फरवरी होगी 29 की। चेक करना है कि सामान्य वर्ष में जो फरवरी है उसमें कितने विषम दिन होंगे। तो सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, तो 7 चौक 28, यानी कि पूरी इसमें 7 से भाग दे देंगे, पूरी भाग चली जाएगी। इसका मतलब कि इसमें जो विषम दिन होंगे वो होंगे आपके 0। लेकिन लीप वर्ष में देखिए खोजना है विषम दिन, 7 से हम भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगी, शेष बचेगा 1, इसमें विषम दिनों की संख्या हो गई 1। तो हम लोगों ने आज देखा इस बिंदु में कि हम हर महीने कितने दिन होते हैं उनको सीख चुके, और उन दिनों में कितने विषम दिन होते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम लोगों ने देखा। आइए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में वर्ष होते हैं, वर्ष के हिसाब से उनमें विषम दिन कैसे होंगे उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं कि है कि कैलेंडर में विषम दिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। यहां देखिए कि जो एक वर्ष होता है, और वो भी कैसा वर्ष? सामान्य वर्ष। अगर हम देखें कि जो हमारे पास है सामान्य वर्ष, और हम जानते हैं कि इस सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 365। अब देखा जाए कि इस 365 दिन में कितने सप्ताह और कितने दिन आते हैं शेष। तो यहां पे देखिए कि कितने सप्ताह होंगे इसमें, तो हमको पता है कि 7 दिनों का एक सप्ताह होता है, तो 365 में हम भाग दे दें 7 की, तो 7 पचे 35, 1 7 दूनी 14, शेष 1 बचता है। अर्थात 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, और इस सामान्य वर्ष में
52 सप्ताह होते हैं और शेष एक दिन आता है। तो यह जो एक दिन शेष है वही आपका होता है विषम दिन। जैसा कि आपने पीछे देखा कि 7 से भाग देने पर जो शेष बचता था वो आपका विषम दिन हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब कोई सामान्य वर्ष की बात की जाएगी तो सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 365 और 7 से भाग दिया गया तो 52 सप्ताह हुआ और एक दिन। और यह जो एक दिन है यह एक सामान्य वर्ष में होगा वो विषम दिन। तो कभी कोई पूछे कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे तो आप कहेंगे एक होगा विषम दिन। इसी तरीके से आइए देखते हैं कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष उसमें कितने विषम दिन होंगे। तो हम जानते हैं कि जो लीप वर्ष होता है उसमें जो दिनों की संख्या है वो 300 होती है, 66 दिन। और हम 366 दिन की बात करें तो जब 7 से भाग देंगे तो आएंगे उसमें आपके 52 सप्ताह। और चूंकि एक दिन बढ़ा हुआ है तो जो एक दिन विषम आ रहा था तो यहां पे एक दिन बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2 दिन। और यही जो 2 दिन है यही आपका होगा विषम दिन। अर्थात कि जो लीप वर्ष होगा उसमें जो विषम दिन होंगे वो होंगे 2 विषम दिन होंगे, विषम दिन होंगे। आइए आगे देखा जाए। तो यहां पे हम लोगों को दिमाग में बैठा लेना है कि सामान्य वर्ष होगा या सामान्य शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें जो विषम दिन होंगे वो होंगे 1, और जो लीप वर्ष होगा जिसमें कि 365 दिन होते हैं या लीप शताब्दी वर्ष उसमें जो दिनों की संख्या होगी वो 2 विषम दिन होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक वर्ष करते हुए 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसे करते हुए चले जाते हैं 100 वर्ष पे। तो यहाँ पे जो तीसरा बिंदु है हम लोगों का कि 100 वर्ष में कितने आपके दिन विषम दिन या जो भी कुछ हो उसको कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो 100 वर्ष होता है उसमें कुछ सामान्य वर्ष होंगे और कुछ उसमें लीप वर्ष होंगे। तो यहां पे देखिए कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए हम जानते हैं कि 4 से भाग देते थे। तो यहां 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होंगे तो हर 4 वर्ष पे एक लीप वर्ष आता है, इसलिए हम भाग देंगे 100 में 4 की, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने सामान्य वर्ष हैं। तो 4 दूनी 8, 2 4 5 20। यहां पे देखिए भाग आ रही है, भागफल आ रहा है 25, अर्थात 4 से भाग देने पर 25 बार यानी कि 4 4 4 ऐसे, यानी कि हर 4 वर्ष पे आपका आएगा लीप वर्ष। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 25 हो रहा है, अंत में 25। और यहाँ पे देखिए कि जो 100वां वर्ष है, जैसे अगर मान लीजिए हम 93 से भाग देते, 93 वर्ष में भाग देते, 99 में भाग देते तो कंडीशन अलग थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे 100 वर्ष है और 100वां वर्ष को हम लीप और शताब्दी अगर देखना चाहते हैं तो उसमें हमें 4 से नहीं 400 से भाग देना पड़ेगा। तो अभी हमने 4 से भाग दिया तो आपका जो उत्तर आया है वो आया है 25। लेकिन जो 100वां वर्ष है यह लीप है कि शताब्दी, इसको देखा जाए तो 100वां वर्ष को हम लीप शताब्दी देखने के लिए भाग देंगे 400 से। तो हम देखते हैं कि 400 से भाग नहीं जाती है, अर्थात जो 100वां वर्ष है वह लीप वर्ष नहीं है, वह एक सामान्य वर्ष है। इसलिए अभी अभी जो हम लोगों ने किया कि 4 से भाग दिया गया तो 25 जो उत्तर आया है लीप वर्ष वाला वह 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। यानी कि 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष नहीं होंगे, 100 वर्ष में एक कम हो जाएगा यानी कि 24 लीप वर्ष होंगे। तो यहां पे हम देखें तो 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होंगे और 76 सामान्य वर्ष होंगे। और जो 24 लीप वर्ष है तो हमें पता है कि एक लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। तो 24 लीप वर्ष में कितने होंगे तो 2 गुणते 24, तो और प्लस
एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 76, तो ये हो जाएगा 48 और ये 76, 124 दिन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 124 दिन है और चूंकि हमें जो विषम दिन आते हैं, विषम दिन 7 के क्रम में आते हैं, तो 7 दिन, ये 7 से अधिक दिन है तो ये विषम दिन होंगे नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 49, 7 सते 49, 5 आपका 17 बार गया और जो शेष बच रहा है वो है आपका 5 दिन, यानी कि 100 वर्ष में 124 दिन, जिसमें हम देखें तो 17 सप्ताह हो जाते हैं और आपका 5 दिन शेष बचता है, यानी कि यहाँ पे 5 विषम दिन हो जाएंगे, 5 विषम दिन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो 100 वर्ष में आपके 5 विषम दिन होंगे। अब हम लोग 100 वर्ष देख चुके, आइए देखते हैं कि जो 200 वर्ष हैं उसमें कितने विषम दिन होंगे। 200 वर्ष, तो हम जानते हैं कि जो 200 वर्ष है, 100 वर्ष में कितने विषम दिन आए? 100 वर्ष में हम लोगों ने देखा कि 5 विषम दिन, तो 200 वर्ष में तो 5 विषम दिन 100 वर्ष में, तो 200 में तो 2 और बटा में 7, 7 किस लिए? विषम दिन निकालने के लिए, तो 5 दूनी 10 बटा 7, शेष बचेंगे 3, यह 3 विषम दिन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे विषम दिन। कितने में? 200 वर्ष में। तो 200 वर्षों में विषम दिन की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 3। इसी तरीके से देखते हैं कि 300 वर्ष में कितने विषम दिन? तो 300 वर्ष में विषम दिन, यानी कि एक वर्ष में 5 विषम दिन, 300 वर्ष में गुणते 3 और बटा में 7, 5 तिहाई 15 और बटा 7, 7 दूनी 14, 1 कितना विषम दिन आया? 1 विषम दिन। देखिए 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1। लेकिन जब हम बात करते हैं 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या, तो 5 गुणते 4, और एक बात याद रखिएगा कि जब चौथा यानी कि 400वां शताब्दी वर्ष होगा और यह चूंकि लीप शताब्दी वर्ष है इसलिए 1 विषम दिन बढ़ जाएगा, तो +1 अपान 7, 5 का 20 और 1 21 बटा 7, यानी कि 0 विषम दिन। अर्थात जो 400वां वर्ष होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। अब इसी क्रम को हम आगे भी बढ़ाएंगे, अगर 400 में 0 विषम दिन, तो फिर 800वां वर्ष में भी 0 विषम दिन होगा। फिर 4 करते जाइए, 400 में 0 विषम दिन, 800 में 0 विषम दिन, फिर 400 जोड़ेंगे तो 1200 वर्ष में फिर विषम दिन 0। इसी तरीके से 1600 वर्ष में विषम दिन 0, फिर 2000 में विषम दिन 0। यहां पे आप बार बार वीडियो को सुनिएगा, सुनने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। और हर वर्ष में विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए जो आपने सीखा इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में इस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे और कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं उनको भी लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।